नमस्कार। रचयिता साहित्योत्सव के दूसरे दिन के पहले सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कीर्ति पवार, शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, माननीय अतिथियों का, यहाँ उपस्थित विद्वज्जनों का, शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं सभी श्रोतागणों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इस सत्र के वक्ताओं सीनियर प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी, वरिष्ठ साहित्यकार जयप्रकाश करदम जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुशीला टाकभोरे जी एवं इस सत्र के संचालक पीयूष पुष्पम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस सत्र का विषय है साहित्य पठन पाठन में विमर्शों की भूमिका। साहित्य पाठन में विमर्शों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि विमर्श साहित्य को एक नए दृष्टिकोण से समझने और विश्लेषण करने का मार्ग प्रदान करते हैं। साहित्य में विमर्श जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, विकलांग विमर्श आदि समाज और संस्कृति की विविधता, असमानता और अन्याय को समझने का एक जरिया बनते हैं। ये विमर्श साहित्य को केवल सौंदर्यात्मक दृष्टि से न देखकर उसमें छिपी सामाजिक वास्तविकताओं को उजागर करते हैं। विमर्शों के माध्यम से साहित्य में उन वर्गों की आवाज सुनी जाती है जो ऐतिहासिक रूप से दबाई गई थी। उदाहरण के लिए स्त्री विमर्श महिलाओं के अधिकारों, उनकी समस्याओं और उनके संघर्षों पर केंद्रित होता है, जबकि दलित विमर्श जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव पर प्रकाश डालता है। साहित्य में विमर्श का अध्ययन रचनाओं की परंपरागत व्याख्या को चुनौती देकर नई व्याख्या का मार्ग प्रशस्त करता है। यह साहित्य को एक सीमित ढांचे से बाहर निकालकर उसे अधिक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। साथ ही पाठकों में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। ये पाठक को उन मुद्दों पर सोचने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं जो आमतौर पर अनदेखे रह जाते हैं। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आदरणीय प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी के स्वागत के लिए वीरेश श्रीराजे को मंच पर आमंत्रित करती हूं। आप आएं और सर का स्वागत करें। सर, आप कवि, साहित्यकार, आत्मकथाकार, पत्रकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सीनियर प्रोफेसर तथा पूर्व विभागाध्यक्ष एवं एडवांस स्टडी के पूर्व अध्येता हैं। आपका कार्य शोध, आलोचना, कथा, कविता और पत्रकारिता आदि कई विधाओं में फैला है। आपके 4 कविता संग्रह तथा 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से अंग्रेजी में माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर शीर्षक से अनुदित होने के उपरांत आत्मकथा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी पाई है। सर, हम सभी पाठकों को आपकी आत्मकथा के दूसरे भाग जिंदगी को ढूंढते हुए का भी बेसब्री से इंतजार है। हम शोधार्थी सौभाग्यशाली हैं कि हम सब सर की आत्मकथा के दूसरे भाग के पहले पाठक भी रहे हैं। तो जब मैं सर की आत्मकथा की पांडुलिपि पढ़ रही थी तो मेरे को सपने में भी आ रहा था कि सर की जो पांडुलिपि है पीएचडी वाली वो कैसे बचाई जाए। तो सर और मैम के साथ में भी सपने में घूम रही थी उसमें। तो निश्चित रूप से सर आपके जो कार्य है वो हम सबको प्रेरणा देता है और हमें लाभान्वित करता है। आपके आलोचनात्मक पुस्तकों में हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव, समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित उवाच, मीडिया में सामाजिक लोकतंत्र की तलाश आदि उल्लेखनीय है। आपके साहित्य पर दर्जन भर से अधिक पीएचडी तथा एमफिल शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। आपको अंबेडकर नेशनल अवार्ड, साहित्य भूषण सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। वरिष्ठ साहित्यकार जयप्रकाश करदम जी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं। आपकी कहानी, उपन्यास, कविता, खंड काव्य, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके द्वारा रचित छप्पर,
हिंदी दलित साहित्य का प्रथम उपन्यास है। 1994 में प्रकाशन के साथ इस उपन्यास ने हिंदी दलित साहित्य में एक नई जमीन तोड़ी थी। छप्पर को इस बात का गौरव भी प्राप्त है कि हिंदी दलित साहित्य की किसी एक कृति पर विश्वविद्यालय स्तर पर पहला स्वतंत्र शोध छप्पर पर ही हुआ। इस उपन्यास ने साहित्य जगत पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर के स्वागत के लिए मैं गौरव को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गौरव दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं। डॉक्टर सुशीला डाकभोरे मैम आपके 5 काव्य संग्रह, 3 कहानी संग्रह, 2 नाटक संग्रह, 2 उपन्यास संग्रह, समीक्षा, आत्मकथा, साक्षात्कार आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाएं प्रकाशित हैं। आपकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द दलित आत्मकथा में पितृसत्ता और जातिवाद का भयानक यथार्थ उजागर करती हैं, जिसे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और उस पर विभिन्न शोध कार्य भी हो चुके हैं। आप दलित समाज और नारी की स्थिति पर परिवर्तनवादी आंदोलन में वैचारिक रूप से भी सक्रिय रही। आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी विशेष सम्मान, रमणिका फाउंडेशन द्वारा सावित्रीबाई फुले सम्मान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी की ओर से डॉक्टर उषा मेहता हिंदी सेवा सम्मान एवं बिहार सरकार के राजभाषा हिंदी विभाग द्वारा बीपी मंडल सम्मान एवं पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। मैम के स्वागत के लिए मैं निशा गहलोत को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और मैम का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं इस सत्र के संचालक पीयूष पुष्पम दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी के स्वागत के लिए रचयिता की टीम के सदस्य शंभु अमलवासी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। आप आएं और पीयूष का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम सफलतापूर्वक करवाने के लिए भी पीयूष का बहुत बहुत आभार। पीयूष, अब मैं मंच आपको सौंपती हूँ। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सत्र साहित्य पठन पाठन में विमर्शों की भूमिका पर है। सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है यह है कि विमर्श की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हाईवे पर फर्राटा दौड़ने वाली गाड़ियों से गाड़ी के स्पीड का पता कर सकते हैं हम। हाईवे कितना सुंदर बना है यह हम पहचान सकते हैं, लेकिन उस हाईवे को बनाने के लिए उससे कोसों दूर पगडंडी पर चलने वाला व्यक्ति जो उस पर चलता है तो टैक्स भरता है और वो हाशिए पर हमेशा के लिए रहता है। बड़े बड़े मॉल को बनाने वाला व्यक्ति मॉल में नहीं घुस पाता है, वह भी हाशिए पर रहता है। हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति किसी जाति, धर्म, समाज का ना हो करके वह कोई भी हो सकता है, और ऐसे व्यक्तियों को ही हम विमर्श में पढ़ते आते हैं।
उन्हीं के लिए विमर्श जारी भी है, आगे भी चलता रहेगा। विमर्श कई तरीके से हैं, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित स्त्री विमर्श, और भी तरह की चीज़ें हैं जिस पर बात हो रही हैं, होनी भी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को, जिस समाज को, जिस जाति को, जिस धर्म को हमेशा से हाशिए पर रखा गया है, उसकी बात होनी चाहिए, ताकि मुख्य धारा में वो लोग भी आ सकें। उनकी भी उतनी ही अहमियत है जितना और लोगों की है। तो इस सत्र में हमारे साथ डॉक्टर सुशीला टाकभोरे जी हैं, जयप्रकाश करदम जी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जो है आप सभी से रहेगा कि इस सवाल पर मैं आप सभी के टिप्पणी को जानना चाहूँगा कि साहित्य में विमर्शों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। साहित्य बहुत सालों से लिखा जा रहा है, इसकी एक लंबी यात्रा है। क्या पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था उसमें आज के जो विमर्शों में जो साहित्य में लिख रहे हैं लोग, साहित्यकार, क्या इस तरह की चीज़ों को पहले के साहित्य में शामिल नहीं किया गया है? और यह विमर्श जो है पाठक को कैसे प्रभावित करते हैं, यह मैं जानना चाहूँगा सुशीला मैम से। धन्यवाद पीयूष जी। सबसे पहले पीयूष शर्मा, सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का आभार, यहाँ के शोधार्थी विद्यार्थी की संस्था रचयिता के प्रति आभार, यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ के कार्यक्रम जो इतने अच्छे नियोजित किए गए हैं, इसके एक सत्र में मैं भी शामिल हूँ, इसलिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। यहाँ पहला ही प्रश्न रखा गया है, विमर्शों की साहित्य पठन पाठन में क्या भूमिका है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और विमर्शों की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। साहित्य लिखा जा रहा है, बहुत शुरू से, आरंभ से लिखा जा रहा है। साहित्य लेखन अभी तक जो लोग करते रहे, विद्वान लोग, शिक्षित लोग, समाज के कर्णधार लोग, तो उनका साहित्य मुख्य धारा का साहित्य बहुत बड़े प्रमाण में छपा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उसको देख सकते हैं। लेकिन इनमें जो समाज के पिछड़े वर्ग के, दबे कुचले वर्ग के लोग, जिनकी अपनी व्यथा है, उनके बारे में भी लिखा गया, लेकिन मालिक के द्वारा एक नौकर के प्रति या एक सेवक के रूप में उनका चित्रण होता रहा। यही, इतना ही क्यों, इतना ही क्या पर्याप्त है? तो ये नहीं होना चाहिए और दलित पिछड़े वर्ग अपनी आवाज में अपनी व्यथा कथा को स्वयं कहें। तो ये बात अब शुरुआत हो गई है। और विमर्शों की बात जो हम करते हैं, विमर्श यानी क्या, विमर्श की क्या आवश्यकता है? तो विमर्श उन बातों पे होता है जो जिनकी जरूरत है और जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, और ये ध्यान अभी दिया गया है तो कैसे ध्यान गया, किन लोगों ने इस पर चिंतन मनन शुरू किया और किस तरह ये नई शुरुआत हुई है। तो विमर्शों का आरंभ साहित्य पठन पाठन में उसकी भूमिका के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ अभी 2023 फरवरी के बागर्थ पत्रिका के संपादकीय में मैंने पढ़ा कि संपादक जी कहते हैं कि 1986 से स्त्री और दलित विमर्श हंस पत्रिका ने और राजेंद्र यादव जी ने शुरू किया। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई, 1986 से हंस पत्रिका ने कर दिया। विमर्श आए कैसे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये कैसे एक नई शुरुआत हुई, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये शुरुआत कब से होती है? हम कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म के पहले से। और उसके पहले तो बहुत भयंकर काल था, जब पेशवाओं का काल था। और चाहे हम केरल में देखें, जो वहाँ छुआछूत का जो अतिरेक था, इन सब को देखें, पूरे देश में ही चल रहा था। बाबू मंगूराम ने जो आंदोलन किया, अच्युतानंद जी ने जो आंदोलन किया, ये सब ये प्रारंभिक स्थिति थी उन दबे कुचले लोगों को जागरूक करने की, उनको आवाज़ देने की। और उसके बाद
ज्योतिबा फुले ने उनके हाथ में कलम दी, अपने सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों को जागरूक किया, उनको साक्षर किया, ये शुरुआत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने तो वो तो दलित पिछड़े और स्त्री वर्ग के मसीहा हैं कि उनके कारण ही ये लोग अपनी आवाज़ में कुछ बोल सके और अपनी कलम से कुछ लिख सके। तो जब से इन लोगों में दबे कुचले पिछड़े वर्ग, शोषित पीड़ित वर्ग में शिक्षा का आरंभ हुआ, और जैसे कि मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, रहने वाली मैं मध्य प्रदेश की हूँ, लेकिन विवाह के बाद 1975 में महाराष्ट्र जाना हुआ, और उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, समता सैनिक दल, दलित पैंथर, भीमराव अंबेडकर का वैचारिक आंदोलन, स्त्री मुक्ति जागृति आंदोलन, ये सब मेरे लिए नए विषय थे, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में जहाँ गांधी जी की विचारधारा चलती है, गांधीवादी विचारधारा के ही लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो ऐसे माहौल से जब मैं अम्बेडकरवादी माहौल में गई तो मुझे लगा था कि मैं BA पास नहीं, अनपढ़ हूँ, मुझे कोई रोशनी नहीं है मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में। तो वहाँ जाके मैंने ये नए रूप में इन सब बातों को देखा और स्त्री विमर्श वहाँ से समझा, जब स्त्री मुक्ति आंदोलन में मैं स्वयं सहभागी हुई और सामाजिक आंदोलन से जुड़कर, और वहीं से मेरा दलित साहित्य लेखन शुरू हुआ। तो ये प्रारंभ कैसे हुआ? ये सन 80 के दशक में 80-90 के बीच में इतने अधिक कार्यक्रम हुए हैं, समाज की, दलित पिछड़े समाज की संस्थाओं ने जागरूकता के साथ अपने लोगों को जोड़ने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, इसी तरह महिला संस्थाओं ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए अपनी संस्थाएं बनाई और लगातार कार्यक्रम किए, और ये स्थिति आज यहाँ तक आई है कि लोग अपनी बातें दम के साथ कहने लगे हैं, दमदार आवाज में कहने लगे हैं। तो इस तरह ये विमर्शों का प्रारंभ, सबसे पहले मैं कहूँगी स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श का आरंभ, अगर मुख्य धारा की स्त्री नारीवाद की बात करें तो कहा जाता है कि वह पाश्चात्य विचारधारा का परिणाम है, लेकिन अगर दलित स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का परिणाम है कि दलित महिलाएं भी जागरूक हो सकीं। जब मुख्य धारा की नारीवादी आंदोलन में दलित महिलाओं को उपेक्षित रखा गया, वे कहीं भीड़ में पीछे शामिल होती थी, उन्हें कभी मंच नहीं दिया गया, उन्हें अपने विचार रखने की सुविधा नहीं दी गई, और उन दलित स्त्रियों के प्रश्नों को भी कभी उठाया नहीं गया। तब दलित महिलाओं ने अंबेडकर विचारधारा से जागरूक होकर स्वयं अपनी संस्थाएं बनाई, और अपनी संस्था के साथ उन्होंने अपनी महिलाओं को जागरूक किया। तो ये जागरूकता ही विमर्श का वह आधार तल है जहाँ से हम सोच विचार की बात करते हैं, तर्क वितर्क की बात करते हैं, अपने शोषण उत्पीड़न की बात करते हैं, और हम उन समस्याओं का विरोध करते हैं, उन बातों का विरोध करते हैं जो हमारे उत्पीड़न के कारण हैं। तो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श इसी तरह एक ही आधार पर सामने आते हैं। अगर आदिवासी विमर्श की बात करें तो अभी तक उनके बारे में मुख्य धारा के लोग ही कहते रहे, उनके बारे में जो बताया गया, जैसा उनको नचाया गया, उनका रूप लेकर अपने सवर्ण मुख्य धारा के बच्चे ही उनका नाट्यकरण करते रहे। तो ये जो अभी तक चलता रहा, लेकिन अब आदिवासी स्वयं जागरूक हैं और बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। अभी विश्व आदिवासी सम्मेलन हुए हैं जिनमें वे अपनी कथा भी कह रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी सामने रख रहे हैं। अभी बहुत से विमर्श जुड़ रहे हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किन्नर विमर्श, आदिवासी विमर्श और दिव्यांग विमर्श, इसे जुड़ते जा रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि मनमाड़ क्षेत्र में एवला विश्वविद्यालय कॉलेज है, वहाँ पर जल विमर्श की बात रखी गई। अब बताइए, जल तो कोई इंसान नहीं है, उसकी अपनी दुख पीड़ा की बात नहीं है, लेकिन जल विमर्श ये भी शुरुआत है कि चलो जब सारे विमर्श हो रहे हैं तो जल विमर्श पर भी बात हो। तो कहीं बाढ़ और सूखे की बात करें तो वह लोगों की पीड़ा की बात है, लेकिन जल की अपनी क्या संवेदना है इस पर विचार होना बाकी है। तो यहाँ स्त्री विमर्श और दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श ये प्रारंभिक के शुरुआत के विमर्श हैं, प्रमुख रूप से आए हैं और इन पर बहुत विस्तार से बात हो रही है। और इनकी भूमिका ये है कि पठन पाठन में इनको जोड़ा गया।
पठन पाठन में जोड़ा गया और पठन पाठन में अब इनकी भूमिका क्या है। कई लोग कहते हैं कि ये विमर्श तो लोगों को बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। स्त्रियां अपनी बात कर रही हैं, दलित अपनी बात कह रहे हैं, आदिवासी अपनी बात कर रहे हैं, सामाजिक एकता नहीं है, समाज की बुराइयां सामने ला रहे हैं, विश्व स्तर पर भारतीय समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो भाइयों, आप सभी मौजूद हैं, युवा पीढ़ी के लोग, चैतन्य वर्ग, जो समाज का भविष्य हैं। आप ही बताइए, जो शोषित पीड़ित है, अगर वह अपनी बात कहता है तो उसकी बात को रोक कर ये कहा जाता है राष्ट्रीय समस्या पे बात कीजिए, पानी की समस्या पे बात कीजिए, राष्ट्रीय एकता या गरीबी पे बात कीजिए। तो ये थोड़ा भ्रमित करने वाली भी बातें हो जाती हैं। अभी हम और भी प्रश्नों के साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि विमर्शों का आना ये जो उत्तर आधुनिक काल की प्रारंभिक बात है, 21वीं शताब्दी की प्रमुख बात है, और इस शताब्दी के साथ कि पूरे विश्व में अब किसी को शोषित पीड़ित बनाकर नहीं रखा जा सकता, ये प्रमुख बात है। इसके आधार पर हमारे देश में भी ये सब चर्चाएं शुरू हुई हैं, और ये जो दलित अपनी बात कह रहे हैं, स्त्रियां अपना लेखन कर रही हैं, इन सब की जरूरत है। समाज में चर्चा का विषय बनाया जाए, और पठन पाठन में भूमिका यही है कि इन विमर्शों के माध्यम से उन समस्याओं पे विस्तृत चर्चा की जाए कि ये क्यों ऐसी स्थिति है, महिलाएं क्यों कमजोर हैं, दलित क्यों पीछे हैं, आदिवासियों को अभी तक बहिष्कृत क्यों रखा गया है। इन सब पर चर्चा विस्तार से हो, जानकारी पूरे समाज को मिले, विश्व स्तर पर इनकी समस्याओं का यानी चर्चा हो। इस सब के लिए विमर्शों की आवश्यकता है, और साहित्य पठन पाठन में इनकी यह भूमिका है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम जयप्रकाश करदम सर से इस विषय पर जो प्रश्न थे उस पर सुनना चाहेंगे। देखिए, सुशीला जी ने बहुत विस्तार से विमर्श की आवश्यकता के बारे में बतला दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि विमर्श तब होता है या वहाँ जन्म लेता है जहाँ असहमति हो, विरोध हो। जब तक हम किसी परंपरा का, विचार का या साहित्य का सृजन का, जब तक हम उसका पृष्ठ पोषण करते रहते हैं, उसके साथ उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, या उसी के साथ अपनी सहमति जताते रहते हैं, या असहमत होते हुए भी हम अपनी असहमति व्यक्त नहीं करते, तो तब तक विमर्श नहीं होता। वो केवल एक धारा होती है वैचारिक, उस धारा में सब कुछ बहता चला जाता है। तो विमर्श की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि समाज को जीवंत होना है, जड़ नहीं होना है। जड़ता को तोड़ने के लिए विमर्श की जरूरत होती है। यदि आप समाज को प्रगतिशील नहीं बनाना चाहते, समाज को विवेकशील नहीं बनाना चाहते, समाज जो जैसा चल रहा है, साहित्य भी उसी तरह का हम उसको स्वीकार करते चले जाएं, तो फिर विमर्शों की जरूरत नहीं होती। तो समाज में दलितों ने, आदिवासियों ने, स्त्रियों ने, विभिन्न जो और अन्य वर्ग हैं, तो उनको लगा कि जो साहित्य में लिखा जा रहा है, ये जो मेरी स्थिति है, मेरा जीवन है, मेरी अनुभूतियां हैं, ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, ये उसकी सही अभिव्यक्ति नहीं हो रही। तो उन्हें लगा, तो उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की और अपना पक्ष रखा, चाहे वो आत्मकथाओं के माध्यम से रखा, कविताओं के माध्यम से, साहित्य की दूसरी माध्यमों से रखा। तो जो जब अपना पक्ष रखा, तो उस पक्ष में वो जो परंपरागत जो साहित्य में जो कुछ चल रहा था, उससे उन्होंने अपनी असहमति भी व्यक्त की। तो उसने साहित्य की जड़ता को तोड़ा। एक रूपता, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारा हिंदी का जो साहित्य है परंपरागत रूप से, कि उसमें आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक प्रकृति, प्रेम और युद्ध, इन तीन ये केवल केंद्रीय विषय रहे
जिनके ऊपर पूरा केंद्रित रहा, चाहे हमारे महाकाव्य रहे या हमारे नाटक रहे या हमारे जो उपन्यास रहे उनका, और उसके जो आधार, उनका जो विषय वस्तुआं रही, वो वैदिक पौराणिक आख्यान, राम और कृष्ण के चरित्र या उनकी गाथाएं, ये तो केवल यहां पर है। उस सब में क्या होता है कि एक अलग तरह का एक परंपरा एक चली आ रही है, एक विचारधारा को, उसके आधार पर हम कुछ मान्यताओं को कुछ और उसके अपने कुछ विश्वासों को हम स्थापित करते आए समाज, उसमें साहित्य में। तो अब उसमें राम का महिमागान है, लेकिन शंबुक की हत्या की जा रही है। वो जो सवाल होना चाहिए था वो सवाल गायब है। वहां कृष्ण काव्य है या कृष्ण के आख्यान हैं, लेकिन वहां एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है। उसके ऊपर जो सवाल होने चाहिए वो सवाल गायब हैं। उसकी पृष्ठभूमि क्यों होनी चाहिए, वो आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। वहां वेदों को मिलाकर के, पौराणिक को लेकर के वहां जो उनका आ रहा है, उन किस्से कहानियों को लेकर के आख्यान आ रहे हैं, लेकिन वहां पे उस समाज में वेद के समय में भी, उनके रचना काल के समय में भी, या जो आपके उपनिषदों के, पुराणों के आरण्यक हुए या उपनिषद हुए या इसे ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे गए, तो उन सबके जो रचना काल में जो आम आदमी था, क्या सब उससे सहमत था जो उस जीवन में सब कुछ चल रहा है? क्या वहां असहमतियां नहीं थी? क्या जिस वर्ण व्यवस्था का हम जिसकी हम कहते हैं उसकी जो जिसको हम उसकी जो उत्पत्ति का जो इसका एक सिद्धांत मानते हैं कि ये पुरुष ब्रह्म के विभिन्न अंगों से ये उसका वर्णों की उत्पत्ति हुई, तो क्या जिस समय पे ये उत्पत्ति का सिद्धांत आता है वर्ण व्यवस्था का, क्या उस समय में वो जो वर्ण थे जब आए हैं, तो वर्ण क्या उत्पत्ति होते ही एकदम से वर्ण बने, तो क्या उन सबने स्वीकार कर लिया था, या कि कुछ ही वर्णों ने, शूद्र वर्णों ने उसका स्वीकार नहीं किया था? कहीं ना कहीं वो असहज महसूस किए होंगे। वो स्वर कहीं नहीं है। ये है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है, ये उसका सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को हम लोग कहते चले आ रहे हैं, और उसको बहुत से लोग तो बहुत आगे बढ़ करके उससे तर्क से बाहर कर देते हैं कि ईश्वर के जो वेद हैं ये तो अपौरुषेय हैं, तो यानी कि व्यक्ति के लिखित नहीं है, उन पर हम सवाल ही नहीं कर सकते। वो स्वतः प्रमाण है। जो स्वतः प्रमाण हमने कह दिया, और जहां उसको कह दिया कि ये तो अपने अपौरुषेय हैं, तो वहां प्रश्न नहीं होता। वेदों पर हम प्रश्न नहीं कर सकते, वेदों में जो कुछ लिखा हुआ उसे प्रश्न नहीं कर सकते। तो यदि हम उस परंपरा का पोषण करते हैं तो वहां विमर्श हो ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है। विमर्श होगा ही तब जब हम सवाल करेंगे। तो ये जो विमर्श आए हैं, विमर्श इसलिए आए हैं क्योंकि असहमतियों की गुंजाइश है, और जहां जो विषय विचार जहां भी हमें लगता है कि ये अनुकूल नहीं है, ये समाज का अनुकूल नहीं है, वहां पर उसका प्रतिकार होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। तो ये विमर्श ये एक प्रतिकार को एक बहुत ही एक तरह का मैं कहते हैं एक आधार देते हैं, और इन विमर्शों ने प्रतिकार करना सिखाया है। इसलिए मुझे कहने में बहुत एक गर्व होता है कि बेशक लोग दलित साहित्य को लेकर के कितनी तरह की नकारात्मक टिप्पणियां करें, यह उनका अधिकार है, ये उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। खूब नकार सकते हैं, और नकारा है, आज तक भी लोग नकार रहे हैं। कई तरह की नकारात्मक टिप्पणियां आज भी होती हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने आप कहें। लेकिन मुझे ये कहने में गर्व है कि दलित साहित्य ने साहित्य की जड़ता को तोड़ा है, इसे मानवीय बनाया है, इसे प्रगतिशील बनाया है, इसे तार्किक बनाया है। उसने सोचने का अवसर दिया है साहित्य की दुनिया को कि साहित्य जिसकी संकल्पना में ही जो हित की भावना है, कल्याण की भावना है, यानी कोई भी सृजन जिसमें यदि कल्याण किसी एक वर्ग का या वर्ण का नहीं होता, कल्याण पूरे मानव समुदाय का, जो साहित्य यानी सबको साथ लेके चलता हो, सबके कल्याण की कामना करता हो, वो सृजन, वो साहित्य होता है। तो उस साहित्य ने, जो साहित्य की परंपरा थी, उसने जो निम्न वर्ण है, जो निम्न जातियां हैं, वो उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा। तो इसलिए उनकी जिजीविषाएं क्या हैं, उनकी आशाएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो सोचते क्या हैं, वो
कितना सहज या असहज हैं उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। और जैसा सुशीला जी ने कहा कि साहित्य में यही होता रहा कि किसी मान लिया किसी ठाकुर की बात करनी है, जमींदार का कोई महिमा गान करना है, तो जरूरी है कि वहाँ ठाकुर के जो आसपास के जो निम्न लोग हैं तो स्वाभाविक वो पात्र आएंगे। हमें किसी ब्राह्मण का चरित्र उभारना है तो जरूरी है कि वहाँ शूद्र आएंगे, तभी उसका चरित्र उभरेगा, वरना कैसे उभरेगा। तो हमें किसी सामंत का दिखाना है तो वहाँ पे नीचे के सब लोग आएंगे। तो ये जो साहित्य रहा है, ये साहित्य ये एक अभिजात्यता को स्थापित करने वाला, अभिजात्य वर्ग के सारे नायक रहे। तो वो नायक जिस वर्ग का, जिस जाति का या वर्ण का होता है, साहित्य ये उसी वर्ण या वर्ग के जो मूल्य होते हैं उनको स्थापित करता है। दलित साहित्य ने की रचनाओं में जो अभिजात्यता है उसको तोड़ दिया, और उस तोड़ करके जो दलित समाज के अपने हो गए, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो वो खेतों में काम करने वाला है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो मोची है, चाहे वो अपने सफाई का काम करना, मेला ढोने वाला कोई भी है, वो पात्र नायक बनाए हैं। और दलित साहित्य की रचना में वहां जहां राम नायक था परंपरागत साहित्य में, उसके बरक्स वहां शंभू एक नायक आया है, राम है वहां रावण नायक आया है, वहां अपने एकलव्य नायक आया है, और भी कुछ नहीं हुआ तो वहां पे कर्ण एक नायक आया है। वहां वो नायक जो उपेक्षित वहां थे, और जो उनके जो सवाल थे अपने आप में उस समय पे, कर्ण अपने आप में महाभारत के समय में एक सवाल है, एकलव्य अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, शूद्र अपने आप में एक प्रश्न, शंभू का अपने आप में एक प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है, जिनको को दबाया गया, उनकी आवाजों को जो साहित्य में जगह नहीं दी गई, दलित साहित्य ने उन आवाजों को न केवल पहचाना बल्कि उसके साथ में अपने आप को उस इतिहास बोध, अपना संस्कृति बोध को, अपने उस एक अपनी परंपरा के बोध को और अपनी जो अस्मिता है उसको खोजने की जो कोशिश की। तो ये उसके लिए बहुत जरूरी होती है, वरना तो दलितों की कोई अस्मिता क्या थी, वो तो एक बिल्कुल समाज के का अपना हाशिए पर, हाशिए पे भी नहीं, हाशिए की परिभाषा में दलित केवल मान लिए जाए या दलित को केवल हाशिए का समाज कह दिया जाए, ये बहुत न्याय संगत नहीं होता। हाशिए पे तो ये होता है कि एक सरलीकरण कर दिया जाता है, हाशिए पे हैं सब, जो मजदूर भी हाशिए पे है, स्त्री भी हाशिए पर, दलित भी हाशिए पर है। वहां आकर के जो वर्णवाद की जो अस्पृश्यता की जटिलताएं हैं वो छुप जाती हैं, वो सामने नहीं आती हाशिए पर कहने के बाद में। यदि सबको हमने कह दिया सब हाशिए पर हैं तो वहां पे वो अस्पृश्यता छुप गई, वर्णवाद का जो दंश है वो छुप गया। ये एक अलग तरह की संवेदना है। हाशिया तो ठीक है, उसने कह दिया वहां पे वो इटली के थे, उनके देश में वहां पे जाति व्यवस्था नहीं है, जातिगत दंश वहां पे नहीं है ना, एंटोनियो ग्रामसी ने, तो वहां उनके तरफ पे था, तो इसलिए उन्होंने उसको कह दिया। तो वहां मार्जिनल सोसाइटी थी कि ठीक है, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हाशिए रहने वाले हैं, हाशिए के लोग हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे भारतीय समाज की जटिलता है, यहाँ तो वर्ण और जाति है, यहाँ तो जाति के आधार एक बच्चा पैदा होता है तो एक जाति में पैदा होता है, एक वर्ण में पैदा होता है, और वो जिंदगी भर अपनी जाति नहीं बदल सकता, अपना वर्ण नहीं बदल सकता। धर्म बदल सकता है, वर्ग बदल सकता है, वर्ण और जाति बदलती नहीं है उसकी। तो ये हाशिया कह के इतना सरलीकरण नहीं कर सकते, इसलिए विमर्श की बहुत जरूरत है। और जितना विमर्श होगा, ये समाज उतना ही सचेत होगा, उतना तार्किक होगा, और हमारा साहित्य उतना ही अधिक प्रासंगिक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम इसी प्रश्न पर स्वराज सिंह बिचैन जी की टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर। धन्यवाद पीयूष। साहित्य में विमर्श की बात खासकर आधुनिक साहित्य में, इसको हम जैसे सुशीला जी ने टिप्पणी की थी कि वो हंस का बागात में ना, बागात का संपादक जी कह रहे हैं कि वो 86 से शुरू हो रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम दलित साहित्य की बात करते थे तो एक समय ये 90 का दशक था, तो उसमें जो मुख्य धारा के प्रमुख संपादक थे या लेखक थे, वो या तो मानते नहीं थे कि हिंदी में दलित साहित्य है,
अगर मान लेते थे तो वो ये कहते थे कि मराठी में है, और मराठी में पहले है या बाद में आया है, तो मराठी तक मान लेते थे। मैं जो अपने अध्ययन में चीज़ों को पाता हूँ, हुआ ये कि ये दलित पैंथर के बाद साहित्य की तरफ ध्यान दिया गया। राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक आंदोलन दूसरे तो बहुत तेजी से चल रहे थे, और हिंदी में दलित लेखन बहुत पहले से हो रहा था। बाबा साहब के इंटरवीन के बाद हुआ ये कि मुद्दे की बात होने लगी, अधिकार की बात होने लगी, शिक्षा की बात होने लगी, टू दी पॉइंट जो है वो बात होने लगी, बजाय इधर उधर की बातें करने के। संविधान के संदर्भ में बात होने लगी। आप देखेंगे कि 1977 में जब सुशीला जी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गईं, हिंदी के एक बड़े कथाकार कमलेश्वर जी बॉम्बे दूरदर्शन में डीजी बनकर गए, और चूंकि दलित पैंथर ने एक चिंगारी वहां जला रखी थी, तो उन्होंने उसको महसूस किया। तो एक काम उन्होंने ये किया कि सारिका के विशेषांक निकालने का प्रस्ताव उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को दिया, और मुझे उन्होंने ये बताया कि वो जो अंक निकले थे वो जंगल की आग की तरह फैले, और उसमें बहुत मुनाफा मिला व्यावसायिक पत्रकारिता को, और उसके बावजूद दबाव ये बना कि ये रोका जाए प्रकाशन। तो 2-3 अंक निकालने के बाद वो बंद कर दिया गया। मैं वो अंक लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है। ये सारिका के वो विशेषांक हैं जो 1977 में कमलेश्वर ने निकाले थे। एक अप्रैल का अंक है और एक मई का अंक है। एक और अंक था, वो मैं ढूंढ नहीं पाया, कहीं रखा होगा। इनके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूं कि मराठी के जो लेखक इसमें प्रकाशित हुए, गंगाधर पांताबड़े, बाबूराव बागुल और दया पवार इत्यादि, वो कहानियां लिख रहे थे। नामदेव ढसाल भी उस समय आए और वो कविताएं लिख रहे थे। कविता और कहानी लिखने के बावजूद मराठी में ये कहा गया कि ये बात प्रामाणिक नहीं है, ये दलित लेखक अपनी कल्पना से या अपने पूर्वाग्रह से या अपनी एक धारणा बनाते हैं हमारे प्रति कि हम छुआछूत बरतते हैं या हम जो है अन्याय करते हैं या हम जाति भेद का व्यवहार करते हैं, ये और वास्तव में हम नहीं करते, हम तो बहुत मानवीय हैं। तो अब ये समस्या आई कि क्या किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए। तो आत्मकथाएं लिखी गई। आत्मकथाकारों ने दावा किया कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम अपने घर का चित्रण कर रहे हैं, अपनी बस्ती का चित्रण कर रहे हैं, जिन्हें भी अविश्वास हो जाके वेरीफाई करें, देखें। और तब दया पवार के बलूत को काफी ख्याति मिली। अमेरिका के फोर फाउंडेशन ने उनको सम्मानित किया। नामदेव ढसाल को सोवियत यूनियन ने बुलाकर उनको वहां सम्मान दिया गया। और तब हिंदी वालों के
हिंदी के जो साहित्यकार थे, कथाकार थे, संपादक थे, तब उनके कान पर थोड़ी थोड़ी जू रेंगनी शुरू हुई। अब ये जो बात कही जाती है कि राजेंद्र यादव ने 1986 से दलित विमर्श शुरू किया, वो बिल्कुल गलत बात है। हंस के अंक देखने चाहिए। शुरू के 5 साल में वो कोई जिक्र नहीं कर रहा है, और मैं तो इसलिए दावे से कह रहा हूं कि मैंने बाकायदा हंस के सारे अंकों का सर्वे किया था उस समय, और इस बात का प्रमाण अर्चना वर्मा की अगर आप YouTube पर स्पीच सुनेंगे तो उससे मिलेगा। वो इस बात का जिक्र करते हैं कि शिवराज सिंह बेचैन ने वो हंस के सारे अंकों की छानबीन करने के बाद राजेंद्र यादव से किस तरह की लड़ाई लड़ी थी। तो ये हमने उन्हें मजबूर किया, और मजबूर कोई किसी व्यक्ति से नहीं होता। आप उस समय की परिस्थितियां देखिए। एक बड़ी घटना हमारे देश में घटित हुई 1990 में। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया, और इस घटना का प्रभाव यह पड़ा कि बाबा साहब अंबेडकर की रचनाएं भारत सरकार ने विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की। तो उन रचनाओं का बहुत बड़ा असर पड़ा, बहुत पाठक वर्ग वस्तुस्थिति को जान पाया। अब उसके समय समांतर एक घटना और घटी। वो घटना थी मंडल आयोग का लागू होना। जातियों का सवाल चल रहा था, और दलित साहित्य को जातियों का साहित्य है ये आज तक कहते रहते हैं। बाकी साहित्य जो है जाति विहीन है, वर्ग चिंतन का साहित्य है, और ये जातियों का साहित्य है, ऐसा कहते रहते हैं। तब राजेंद्र यादव पर यह असर पड़ा कि उन्होंने 90 के बाद छुटपुट दलित साहित्य का प्रकाशन शुरू किया, और विमर्श में उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी शुरू की। और शुरुआत में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ कहानियां प्रकाशित की। धीरे धीरे डॉक्टर धर्मवीर के कुछ लेख उन दिनों आए। मैंने भी कुछ काम किया उसमें। 2004 में विशेषांक का अतिथि संपादक मुझे बनाया गया। इस तरह से हंस आया, लेकिन खाली हंस ही नहीं, युद्धरत आम आदमी में भी काफी कुछ प्रकाशित हो रहा था, और समांतर खुद दलित साहित्य के संपादक लेखक काम कर रहे थे। उस समय दलित वार्षिकी के संपादक हमारे सामने करदम जी बैठे हैं, और 1999 शायद में पहला अंक था। 1999 में करदम जी ने दलित वार्षिकी का अंक निकाला, और फिर लगातार अंक निकाले। मोहनदास नेमसिरा 2-3 मोर्चों पर काम कर रहे थे। वो पत्रकारिता में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, और कथा साहित्य भी लिख रहे थे। कमल भारती बड़ा उत्तेजक शैली में तब भी लिख रहे थे, आज भी बड़ी गर्मा गर्म भाषा रहती है उनकी। तो राष्ट्रीय पत्रिकाओं में वो लोग लिख रहे थे। मैं भी उन दिनों लिख रहा था। चूंकि मेरा जो पीएचडी का विषय था वो हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर था, तो उस कारण से भी मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हुआ, और मुझे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार भी मुझे थोड़ा रिसर्च में, उस रिसर्च पद्धति के तहत भी बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़नी पड़ी और देखना पड़ा। तो उस दृष्टि से ये मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो गई ना। तो सर को इस तरह से जो है ये दलित साहित्य आया। बाकी बात अगले दौर में करेंगे। बाकी हम बात अगले दौर में करते हैं। सर आगे हम प्रश्न जो है अगला प्रश्न हम सुशीला जी से पूछना चाहेंगे कि
दलित विमर्श चल रहा है। स्त्री दलित विमर्श लाने की क्या जरूरत पड़ी है? यानी कि दलित स्त्री विमर्श एक अलग मुद्दा हो गया है अब। तो जब हम दलित स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो एक चीज हम देखते हैं कि उसका शुरुआती दौर, शुरुआती स्वर तो हम सुन रहे हैं। कुछ आत्मकथाएं स्त्रियां लिखी हैं, लेकिन उपन्यास कम है मैम। यह सवाल पूरे ही दलित विमर्श पर उठाया जाता है कि उसमें उपन्यासों की संख्या कम है। फिर दलित स्त्री विमर्श में तो उपन्यास और भी कम है। तो इसके पीछे के क्या कारण है? और दूसरा एक छोटा सा और प्रश्न है कि जब स्त्री विमर्श लिंग आधारित भेदभाव और स्त्री अधिकारों की बात हमेशा से करता आया है, तो दलित स्त्री विमर्श की क्या जरूरत पड़ी है? हाँ भाई, धन्यवाद। अच्छा प्रश्न है। दलित स्त्री विमर्श की आवश्यकता, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि जब स्त्री विमर्श, मुख्य धारा का स्त्री विमर्श चल रहा था, नारीवाद, स्त्रीवाद, उसमें दलित स्त्रियां बहुत उपेक्षित रही। ना उन्हें मंच था, ना ही उनकी समस्याओं की बात थी। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से दलित महिलाएं जो जागरूक हो रही थी, उन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई और अपना आंदोलन अलग से चलाया। और इसी के साथ शुरू हुआ दलित स्त्री विमर्श, दलित स्त्रियों की समस्याओं पर बात करना। तो यहाँ दलित स्त्रियां कितने संख्या में आई हैं, कितना काम कर सकी हैं, कितना उनका लेखन है, ये सभी के सामने है। क्योंकि संपूर्ण महिलाएं ही दलित हैं, जिन्हें सवर्ण महिलाएं स्वीकार नहीं करती हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया था और जिसमें संपूर्ण स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार दिया था, तो ऐसे समय में कई सवर्ण महिलाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर का और हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। तो यह स्थिति है कि पुरुषों के हित में सोचने वाली, पुरुषों की आज्ञा पर चलने वाली और पुरुषों के विचारों से ही अपना दृष्टिकोण बनाने वाली महिलाएं इस बात को समझ ही नहीं पाई कि उनका अपना अलग व्यक्तित्व हो सकता है, उनका अपना एक अलग कृतित्व हो सकता है। तो यह आज की बहुत बड़ी देन है इस आधुनिक युग की कि सवर्ण महिलाओं हुई संपूर्ण महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया। यद्यपि संविधान में तो यह बहुत विस्तार से बताया गया है, जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष और स्त्री बराबर के हकदार हैं, सबको उनको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। समता, सम्मान, स्वतंत्रता, सभी तरह के मूल अधिकार उनको बराबर से दिए गए हैं। लेकिन सामाजिक व्यवहारिक जीवन में स्त्रियां कितनी बराबर हैं, वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। क्योंकि वे स्त्री हैं, इसलिए शोषित ही हैं। उनके लिए स्मृति काल से जो नियम बनाए गए वे वर्तमान समय में भी लागू होते हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों कमाई करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन पुरुष कहता है कि स्त्री की जो इनकम है उस पर पुरुष का अधिकार है। स्त्री अगर अपना निर्णय खुद लेती है और अपने मर्जी से कुछ खर्च करती है तो यह उसका दोष माना जाता है। पहले पूछना पड़ेगा, आज्ञा लेना पड़ेगा। इस तरह की घरेलू पारिवारिक छोटी छोटी बातों में हम इस बात को देख सकते हैं। तो यहाँ संपूर्ण स्त्री की बात है। इसके बाद क्योंकि स्त्रियां पीछे द्वितीय स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि हमारे देश में पितृसत्ता है, पुरुष प्रधानता है, बेटों को प्रमुखता दी जाती है, बेटी नगण्य है और स्त्री माँ के रूप में सम्माननीय हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, लेकिन पत्नी के रूप में तो नहीं। और जहाँ शोषण उत्पीड़न की बात है वहाँ स्त्रियों को आराम से शोषित पीड़ित बनाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो दोषी पुरुष हैं, जो अन्यायी पुरुष हैं, उनको दंड भी नहीं मिल पाता है और वे खुलेआम अपनी दबंगता या अपना जो
दुर्व्यवहार है खुलेआम करते रहते हैं। अभी जो भी स्त्री देह का जो बलात्कार का प्रकरण चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, पुरुष मानसिकता है और यही कि स्त्रियां अबला हैं। आज 21वीं शताब्दी में भी उन्हें अबला ही बनाकर रखा जाए। जो स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं उनको किसी भी तरह पीछे कर सकते हैं, उन्हें दबाया कुचला जा सकता है। तो ये सामाजिक मानसिकता पुरुष मानसिकता है और संपूर्ण समाज की मानसिकता है। स्त्रियां भी स्त्रियों को पीछे करती हैं, बचपन से ही उनको संस्कार दिए जाते हैं और ये संस्कार है कि स्त्रियां बचपन से ही कमजोर बनाई जाती हैं, कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। तो ये जो मानसिकता की बात है वह वर्तमान समय में भी स्त्रियों में है। स्त्री आंदोलन से जुड़ी है, स्त्री घर से बाहर निकल रही है, स्त्रियों के प्रश्नों पर बात कर रही है, लेकिन फिर भी वह भयभीत है कि वापस लौटने के बाद उसको घर में जवाब देना पड़ेगा। मेरा एक बड़ा लेख है दलित आंदोलन से जुड़ी स्त्रियों के प्रश्न। तो इसमें अनेक बातें हैं, हम जागरूक हो गए हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या हम पूरी तरह से समता का स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं? तो ये स्त्री मानसिकता सामाजिक मानसिकता के कारण है। इसीलिए दलित स्त्रियां भी लेखन के क्षेत्र में अधिक संख्या में आगे नहीं आ पाई हैं। यहाँ जैसे प्रश्न किया गया आत्मकथा, जब स्त्रियों ने आत्मकथाएं लिखी तो ये तो घर की और बाहर की बातें हैं और समाज की, कई बार जिसको नाक कहते हैं, इज्जत कहते हैं, कि ये बातें बाहर जाएंगी तो घर के पुरुषों की नाक कटेगी या घर के परिवार का, खानदान का नाम धूमिल होगा, बदनामी होगी। तो स्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको बाहर भी दबाया जाता है, छुपाया जाता है, घर में भी छुपाया जाता है। तो यह स्त्री के साथ और दोहरा अन्याय है कि पहला तो किसी ने अन्याय किया, दूसरा अन्याय है कि उसे न्याय से वंचित रखा। तो न्याय से वंचित रखा जाना स्त्री के साथ दोहरा अन्याय है और यह इसीलिए किया जाता है कि स्त्री को स्त्री की इज्जत यानी वो चरित्र की बात जो है उसे इज्जत का नाम दिया जाता है। तो इस कारण उसे पूरी स्वतंत्रता कभी मिली नहीं। मैं जब पढ़ने जाती थी कॉलेज में तो उस समय जो भी मेरी उम्र है युवावस्था में, मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने जाता था कॉलेज तक। छोटा भाई मेरी रक्षा करेगा, ये मानसिकता है। लड़की अकेले कैसे जाएगी, कोई रास्ता रोक ले, कोई हाथ पकड़ ले तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी। तो ये सामाजिक मानसिकता। और देखिए बड़े शहरों की बात अलग है, आप दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं, मैं छोटे गांव से आई हूँ। छोटे गांव में तो वहाँ अलग अलग जाति के हिसाब से मोहल्ले होते हैं और दलित परिवारों के घर तो गांव के बाहर होते हैं। 1975, 80 और अभी तक भी हमारे घर गांव के बाहर ही हैं और जहां ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा और ना किसी तरह का कोई विकास। तो ऐसी स्थिति में रहने वाले दलित पीड़ित लोग और उसमें भी उनके घर की महिलाएं कितनी पिछड़ी हो सकती हैं और कितनी आगे बढ़ सकती हैं, ये विचार करने की बात है। उनके लिए केवल वही सोचें या दलित समाज ही सोचे, ऐसा नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज ने, मुख्यधारा के समाज बुद्धिजीवी वर्ग ने भी सोचना चाहिए कि संपूर्ण लोगों को एक बराबर लाने के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ आत्मकथा की बात है कि जब महिलाओं ने आत्मकथा लिखी, जब मैंने आत्मकथा लिखी शिकंजे का दर्द, मुझे कई लोगों ने कहा भाई 3-4 दलित आत्मकथाएं आ चुकी हैं, अब आपको अलग से इस आत्मकथा लिखने की क्या जरूरत है। माननीय सूरजपाल चौहान जी रमणिका गुप्ता जी के घर आए थे और बड़ी बहस हुई थी। मैं एक तरह से एक युद्ध जैसा संग्राम कि भाई हम भी तो अपनी बात रख सकते हैं, एक महिला भी तो अपने अनुभव रख सकती है। तो ये है अपनी बात कि किस तरह परिवार की बातें एक स्त्री के लेखन के माध्यम से सामने ना आए। तो एक स्त्री जब अपनी बात करती है तो घर की भी करती है, बाहर की भी करती है। मैंने शिकंजे का दर्द आत्मकथा लिखी, अभी प्रेलेख प्रकाशन के प्रकाशक जितेंद्र पात्रो जी यहाँ हैं, उन्होंने तो उसे इतना सुलभ बना दिया है कि अभी बहुत लोगों के हाथ पहुँची है, पाठक वर्ग के हाथ पहुँची है। तो यहाँ इस पर चर्चा भी है, जैसा कल भी प्रथम सत्र में, द्वितीय सत्र में इस पर चर्चा होती रही। एक स्त्री जब अपनी आत्मकथा लिखती है, पहली बात तो वो फिर से दुखी होती है,
उन सब बातों को याद करती है। जब मैंने अपना आत्मकथा लिखी थी तो उसे टाइप करने के बाद मैं प्रूफ रीडिंग करती थी, एक एक शब्द पर मेरी आंखें ठहर जाती थी और मैं देखती रह जाती थी, कहीं शून्य में खो जाती थी और वो सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने से चलचित्र की तरह निकलती थी कि मैंने कैसे कैसे दिन देखे, कैसा जीवन जिया, कितना शोषण और उत्पीड़न सहा। एक स्त्री जो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, पत्नी है और फिर एक लेखिका है, एक अपना प्राध्यापिका है, यानी वो कितना सोच विचार करती है अपनी स्थिति पर। तो आत्मकथाएं चाहे कौशल्या वैसंत्री जी की आई, उन्होंने अपना दोहरा अभिशाप बताया, एक स्त्री के रूप में, एक दलित स्त्री के रूप में और एक अभावपूर्ण जीवन की अपनी स्थिति के रूप में। तो यह दोहरा अभिशाप सदियों से चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियां अपनी आत्मकथा लिख रही हैं। मुख्य धारा की स्त्रियों की बहुत आत्मकथाएं आ चुकी हैं। आजकल आत्मकथाओं पे बहुत शोध कार्य हुए हैं और शोध कार्यों में ही ये ज़्यादा विश्लेषण हुआ है, विमर्श हुआ है कि स्त्री जीवन की क्या व्यथाएं हैं। मुख्य धारा की स्त्रियों की अलग व्यथाएं हैं। सोनरेखा जी का पिंजरे में मैना और मन्नू भंडारी जी का एक कहानी यह भी, इन्हें कितनी विशद वेदना से लिखा गया है। प्रभा खेतान का आत्मकथा है और भी कुसुम अंसल का है। रमणिका गुप्ता जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, वो अलग बात है कि उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव लिखे। एक दबंग महिला की अपनी विचारधारा उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताई है। लेकिन जो महिलाएं इतनी दबंग नहीं हैं, सामाजिक पारिवारिक रूप से अभी भी अनुशासित हैं, प्रतिबंधित हैं, कानून में अपने दायरे में बंधी हुई हैं, ऐसी महिलाएं कितनी मुश्किल से अपनी बात कह पाती हैं। तो स्त्री आत्मकथाओं का अध्ययन विश्वविद्यालयों के स्तर पर हो रहा है। यह स्त्री जीवन के अध्ययन का एक बहुत अच्छा माध्यम है और इनके माध्यम से ही देखा जाएगा कि हमारे समाज की स्त्रियां वर्तमान से अभी तक किन किन व्यथाओं में जी रही हैं और वर्तमान समय में भी स्थितियां बदलती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। एक दौर ऐसा होता है कि हम प्रगति के आगे के चरण बढ़ते हैं और फिर हमें लौटा के वापस कर दिया जाता है। तो वहाँ एक धर्म है, धर्मांधता है, धर्मांडव है, ये सब बातें भी हमें कूपमंडूक बनाती हैं समाज के दृष्टिकोण को और स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। स्त्री उपन्यास, दलित स्त्री उपन्यास की बात है। कावेरी जी का उपन्यास पहले आया, मिस रमिया। एक लड़की है जो विवाह नहीं करती, एक शिक्षिका बनती है और एक शिक्षिका बनने के साथ उसका कितना अपमान है जाति के नाम पर और किस तरह वो अपने संबल के लिए एक अपना साथी बनाती है और उसके साथ रहकर वह दलित समाज का उद्धार करने का अपना जीवन का उद्देश्य बनाती है। उनका ये उपन्यास है। उसके बाद उनका एक उपन्यास और आ गया है, दलित जीवन पर लिखा गया उनका उपन्यास है नीरू की आत्मकथा, स्वराज प्रकाशन से छपा है। तो यह सिलसिलेवार है दलित जीवन। एक आदिवासी स्त्री जो क्रिश्चियन बन गए हैं और आदिवासी समाज की वो सारी बातें तो उनमें नहीं है, लेकिन वह आदिवासी फिर भी आदिवासी हैं और किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। और भी उपन्यासों की उनकी तैयारी है। मेरे 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जिसमें पहला है नीला आकाश, दूसरा है यह तुम भी जानो और तुम्हें बदलना ही होगा। हमारे उपन्यास की बात हमारे प्रकाशक बता रहे हैं, धन्यवाद। और वह लड़की जो 2018 में प्रकाशित हुआ। तीनों उपन्यास प्रलेख प्रकाशन से उपन्यास त्रयी के रूप में संकलित हैं पेपर बैक में और सभी को आराम से उपलब्ध हैं। तो तीनों उपन्यास का अपना विषय है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श। यही मेरे लेखन का आधार है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, क्योंकि मैंने दलित जीवन को स्वयं भोगा है और सच्चाई के साथ हम कल्पना नहीं करते, हम अपनी बातें यथार्थ रूप में कहते हैं। हमारे पात्र भी जीवन से जुड़े यथार्थ पात्र हैं और हमारी समस्याएं भी हैं। तो ये लेखन है। जब अपेक्षा पत्रिका का स्त्री विशेषांक निकाला गया था, उस समय ये बड़ी मुश्किल थी कि स्त्रियों से कैसे लिखवाया जाए, जिसका संपादन अनीता भारती जी ने किया था
और सभी महिलाएं का सहयोग उसमें चाहिए था, लेकिन महिलाएं लिख नहीं पाती थी। कई बार फोन कर रहे हैं, कई बार पत्र डाल रहे हैं, तो वे अपने घर के काम के लिए, परिवार के लिए पूरा समय निकालती हैं, लेकिन अपने खुद के लिए, अपने लेखन के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। जी मैम, आपने सही कहा। ऐसा होता आया है और हम आगे हम बात करेंगे इस पर। अगला प्रश्न मेरा करदम जी से है कि हमेशा से आरोप लगता रहा है कि विमर्शों ने साहित्य को बांटा है। साहित्य तो साहित्य होता है सर, इसमें बांटने जैसा क्या है? दूसरी बात यह कि क्या सच में दलित कथा साहित्य का पाठन पठन पर इनका योगदान है? किस तरीके से आप देखते हैं? मतलब दलित कथा साहित्य का पठन पाठन पर किस तरीके से आप योगदान को देखते हैं सर? देखिए, एक तो जो आपने पहला सवाल किया, क्या था? बांटने वाली। हाँ, आरोप लगता रहा है कि ठीक, समझ गया। हाँ। देखिए, हम साहित्य को मानते हैं कि ये समाज का दर्पण है। यदि समाज का दर्पण है तो क्या समाज विभाजित है या नहीं है, हमें पहले देखना पड़ेगा। साहित्य में तो वही आएगा जो समाज में है। यदि समाज विभाजित है, खंड खंड विभाजित है और इतना विभाजित है कि कह नहीं सकते, तो साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति होगी। तो दलित साहित्य ने तो नहीं बांटा, ये तो पहले ही बटा हुआ है। और समाज बटा हुआ है और समाज साहित्य में अभिव्यक्त होता रहा है। तो जो पहले का लिखा गया साहित्य था, उस साहित्य नहीं बांटा हुआ है। और यदि उस साहित्य ने समाज के इस विभाजन को छिपाया है, तो ये उस साहित्य का दोष है। दलित साहित्य ने उस दोष को सही किया है, दुरुस्त किया है, उस दोष का निवारण किया है। समाज की सच्ची तस्वीर साहित्य में आए तब साहित्य की सार्थकता होती है। यदि हम तस्वीर को किसी एक विशेष कोण से लेते हैं और उसमें हम किसी एक उसका पक्ष उज्जवल हो जाए, एक पक्ष थोड़ा सा उसका श्वेत काला हो जाता है, जाम हो जाता है, तो वो एक सही तस्वीर नहीं होती। सही तस्वीर है जहां जो जैसा है वैसा आना चाहिए, हम तटस्थता के साथ देखें उसको। तो साहित्य की परंपरा ने उस तटस्थता का, उस ईमानदारी का निर्वाह नहीं किया। वो एक अच्छे कैमरामैन नहीं थे, पहला जो साहित्यकार थे। तो उन्होंने साहित्य के ये विभाजन रुके, ऐसा प्रयास करना चाहिए था। इस तरह की कथा वस्तुओं के जरिए और कथा वस्तुओं के माध्यम से वो उनको इस तरह के पात्रों के माध्यम से उनको ऐसे कुछ सूत्र छोड़ने चाहिए थे, इस तरह की स्थापनाएं करनी चाहिए थी कि जहां पे कि ये विभाजन, ये दूरियां, ये खत्म हो। समाज कैसे, हम एक समाज वास्तव में कह सके। मुझे थोड़ा सा प्रासंगिक नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुझे भारत के समाज को समाज कहने में हिचकिचाहट होती है। ये क्योंकि समाज, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि सम धातु में अज प्रत्यय लगने के साथ समाज बनता है। समानता की पहली शर्त है समान होना, समाज की पहली शर्त है। और जहां समानता नहीं है वो समाज कैसा? इसलिए हम यदि हैं, या तो जातियों के समाज हैं, वर्णों के समाज हैं, संप्रदायों के समाज हैं, हम समाज नहीं हैं। यदि हैं तो हम व्यक्तियों के समाज हैं, तो समूह हैं। हम समूह हैं या तो अलग अलग समाज हैं। हम एक संपूर्ण समाज, एक भारतीय समाज जैसी कोई संकल्पना हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारा जो हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो धार्मिक स्थापनाएं हैं, हमारे जो शास्त्र हैं तथाकथित, वो सब इस समाज की अवधारणा को ध्वस्त करते हैं। तो ये हमको ये आक्षेप लगाना कि दलित साहित्य ने समाज को बांटा, ये वास्तव में ये आक्षेप नहीं, ये उनको अपनी कमजोरियों को छिपाना कि कोई हम पे सवाल ना करे, ये उसका एक प्रयास होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं।
क्या आपके कमजोर पक्ष कोई मेरा हो, किसी कमजोर पक्ष होगा तो आएगा। यदि एक समग्रता में हम चीजों को देखेंगे, मैं भी यदि अपने आप को समग्रता में देखूंगा तो मुझे जो अपना उज्जवल पक्ष लगेगा अपने व्यक्तित्व का, वहां कम से कम मैं यदि ईमानदारी से देखूंगा तो मुझ में कितनी कमियां हैं वो भी मुझे जरूर पता होता है। लेकिन हम होता है कि अपनी कमियों को छिपाते हैं, और जब कोई हमारी कमियों की ओर संकेत करता है तो हम उसे चूंकि स्वीकार नहीं करते, असहज होते हैं। ये वो असहजता है जहां से सवाल उठते हैं कि दलित साहित्य ने समाज को बांटा है। इसलिए जो लोग दलित साहित्य को जातिवादी साहित्य कहते हैं, मुझे लगता है कि वो खुद अभी जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं, वो अपने जातिवाद को छिपाते हैं। दलित साहित्य जो वो मानव की समानता की बात करता है, पहला दलित साहित्य का जो अवधारणा है उसमें पहला ये जो बाबा साहब का जो वैचारिकी का है, उनका दर्शन है, फिलॉसफी है, वो इसका आधार है कि उसमें समानता है, स्वतंत्रता है, भ्रातृत्व है, फ्रेटर्निटी है, या स्त्रियां हैं तो बहनापा कह सकते हैं, उस शब्द को ले सकते हैं। तो वो समानता पहली चीज है। तो वो समानता चाहता है समाज में, और वो चाहता है कि जो वर्ण व्यवस्था खत्म हो, जाति व्यवस्थाएं खत्म हो, जन्म के आधार पर होने वाली जो चस्पा हो जाती हैं, और व्यक्ति का साथ मूल्यांकन उसी आधार पर होता है। क्या हमारे समाज में अभी भी नहीं हो रहा है कि अभी भी जो बहुत सारे, थोड़ा इंटीरियर में चले जाइए, महानगर में बैठ के बातें नहीं होती हैं, कि वहां जाकर के आज भी जो दलित लोग हैं, निम्न वर्णों के लोग हैं, अपने घरों में भी, गांव में यदि वहां से उच्च वर्ण का कोई ठाकुर या कोई ब्राह्मण निकल के जा रहा है तो अपने घर में भी चारपाई या उस पे कुर्सी पे वो नहीं बैठ सकते, वो खड़े हो जाते हैं। वो गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ता है उनको, वो तब निकल के जाएंगे। वो अपने घर में यदि मैं हूं, अपने घर में भी मैं अपनी चारपाई पे खड़ा नहीं बैठा रह सकता उनके निकलते हुए। क्या ये स्थितियां नहीं है? ये कौन सा है समाज? ये आज है जबकि एक स्वतंत्र भारत है, एक डेमोक्रेटिक इंडिया है, एक लोकतंत्र है, जहां संविधान से हम शासित होते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि राष्ट्र संविधान से शासित होता है, लेकिन समाज धर्म से संचालित और शासित हो रहा है। ये जो धर्म और संविधान के बीच का जो द्वंद्व है, और ये धर्म को जीने वाले लोग, शास्त्रों को जीने वाले लोग, शास्त्रों को सबसे बड़ी सत्ता मानने वाले लोग, वे संविधान का मूल्य नहीं समझते और संविधान की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए ये सब चीजें होती चली जाती हैं। तो हमको दलित साहित्य ने संविधान को सर्वोच्च मूल्य माना कि समाज संविधान के अनुसार मान्यता होनी चाहिए, समाज लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतंत्र केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस चीज को कि राजनीतिक लोकतंत्र अलग है, लेकिन इसका विस्तार सामाजिक लोकतंत्र में होना चाहिए। जब तक समाज लोकतंत्र नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, वो फेल हो जाएगा। समाज का लोकतांत्रिक होना है। तो दलित साहित्य समाज को लोकतांत्रिक बनाने का एक उद्यम है। वो समाज में लोकतंत्र पैदा करना चाहता है, समाज को जड़ तक तोड़ना चाहता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि समाज को कि दलित साहित्य ने समाज को बांट रहा है, दलित साहित्य तो जातिवादी साहित्य है। अब जिनके अंदर जो जैसा देख रहे हैं, जैसा चश्मा लगा रहे हैं, मैंने अब ब्लैक है मेरा चश्मे का कवर, तो मुझे सब चीजें काली काली दिखाई देंगी। हरे रंग का लगा लूंगा, सब हरा हरा दिखाई देगा। अब उनकी आंखों का जो चश्मा जैसा है, वो जैसा वो देख रहे हैं, क्योंकि अंदर उनके जातिवाद है तो उनको सब चीजें जाति से जुड़ी हुई दिखाई देती है। हमारे अंदर मानववाद है, हम चीज मनुष्यता से जोड़ के देखते हैं, हमें मनुष्य दिखाई देता है, उन्हें जाति दिखाई देती है। तो इसमें हमारा क्या कर सकते हैं? ये उनका है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक दोहा है सर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऐसा ही है कि सर जिसकी जैसी भावना, वो उसी तरीके से उस चीज को देखते हैं। जिसको जितना कुछ ग्रहण करना होता है उतना ही ग्रहण करते हैं, बाकी का सब वो कूड़ा ही समझते हैं हम। तो हम आगे सर प्रश्न जो है हम बेचैन जी से पूछना चाहेंगे कि आपकी सर एक विशेषज्ञता है, पत्रकारिता के फील्ड में भी है। हिंदी की सारिका, हंस इत्यादि जो पत्रिकाएं रही है, दलित विमर्श कब से आया इस पत्रिकाओं में? और दूसरा एक और प्रश्न है कि साहित्य संवाद तो सदियों से सर चल रहा है, यह विमर्शों का दौर क्यों आया, कब से आया? विशेषकर दलित विमर्श की पृष्ठभूमि क्या थी सर?
लड़काओं के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हंस और सारिका में जो है। ये दूसरा प्रश्न क्या है? विमर्शों का दौर। हाँ, विमर्शों के दौर के बारे में मेरी जो समझ है वो ये है कि हमारा समाज अमेरिकन समाज की तरह लगभग विविधतापूर्ण समाज है। वहाँ कुछ कारे गोरे और जो नए आज़ाद हुए गुलाम वो लोग रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न वर्ण हैं, और संविधान के बाद अस्पृश्यता के उन्मूलन के साथ संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जातियां भी एक समान नागरिक के रूप में रहती हैं। लेकिन जहां तक साहित्य की बात है, दर्पण जब कहा जाता है साहित्य को, तो हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आती है कि दर्पण की एक रेंज होती है, एक दायरा होता है, उसका जिस तरह मुंह होता है वो उधर की तस्वीर दिखाता है। लेकिन दर्पण के पीछे अगर बड़ा समाज है उसको वो नहीं दिखा रहा। अब ये जो दर्पण के पीछे वाला समाज है, यही भारत का दलित समाज है, अस्पृश्य समाज है, बहिष्कृत समाज है, आदिवासी समाज है। अब साहित्य के बारे में ये दावा किया जाता था कि भाई दलितों को लिखने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में साहित्यकारों ने पहले ही लिख दिया है। तो कोई दावा करता हो कि मैं कोई गैर दलित के मैं दलित के बारे में ज्यादा प्रमाणिक लिख दूंगा, तो वो अपने साथ भी बेईमानी करेगा। या कोई दलित ये दावा करे कि वो किसी ब्राह्मण के जीवन के बारे में बहुत अच्छा लिख देगा, उसकी आत्मकथा वो खुद लिख देगा, वो भी दावा गलत है। व्यक्ति अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से दो तरह से लिखता है। ज्ञान वाला व्यक्ति, जैसे हिंदी में कहते हैं, परकाया प्रवेश भी करता है या कर सकता है अपनी सीमा तक, या उसके बीच जाकर उसकी जानकारी ले सकता है। जैसे मैं आदिवासी नहीं हूं और मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है आदिवासियों पर, उनके बीच रहूंगा, खाऊंगा, जीऊंगा, अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा, वो कैसे रहते जीते हैं, उसको मैं लिखूंगा। तो ये मेरे ज्ञान पर आधारित हुआ, ये मेरी नॉलेज का पार्ट रहा, ये मेरे एक्सपीरियंस जिसमें मैं अपने को जोड़ के करूंगा। अब जैसे आत्मकथाएं वो हमारे अनुभव हैं, जानकारी हमारी कम हो सकती है, लेकिन हमने जो जिया है वो प्रामाणिक है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक अनुभव की चीज और एक ज्ञान की चीज। ज्ञान हम दूसरों के बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। और एक जो असल बात है, व्यक्ति कोशिश करे तब भी वो जितना अपने अनुभव के दायरे में सच लिख देगा, दूसरे के में नहीं लिख पाएगा। इसलिए मैं कई बार ये सोचता हूं कि भारतीय साहित्य का अध्ययन इस दृष्टि से भी होना चाहिए कि जो लोग जिन जातियों में पैदा हुए उन्होंने क्या लिखा और क्या सोचा। क्या बात है कि त्रिपाठी जी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी जो गुरुजी पर लिखते हैं, तो वो अपनी जाति के अपने गुरुजी, अपने संपर्क में रहने वाले होने की वजह से ज्यादा अच्छी किताब लिखते हैं। अगर वो उनके सानिध्य में नहीं होते या जातीय लगाव नहीं होता तो उतना अच्छा वो नहीं लिख पाते। ये हर व्यक्ति की बात होगी। तो अगर ये अध्ययन किया जाए कि जो जिस जाति से आया है उसने उस जाति के लोगों पर कितना लिखा है, कितना उसकी प्रशंसा की है या निंदा की है, और जिससे उसका वास्ता नहीं है, जैसे अनुसूचित जातियां तो बहिष्कृत जातियां नहीं, इनके बारे में दावा करना तो बहुत गलत है। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो कोटेशन मुझे अक्सर याद आ जाता है
कि जब उन्होंने ये कहा गया कि भाई आप विश्व कवि हो गए, इतने महान हैं, आपको नोबेल प्राइज मिल गया, लेकिन आपने अछूतों के बारे में, झुग्गी झोपड़ियों के बारे में इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। आप तो खाते पीते लोगों की कहानी कहते रहे। तो जब ये लोग जागृत होंगे, जब इनमें चेतना आएगी, तो ये आपकी किताबें उठा के फेंक देंगे कि होगा महाकवि, हमें क्या लेना देना, हमारे तो दुख तकलीफ का जिक्र तक नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मैं क्यों नहीं लिख पाया कि जिनके आंगन तक नहीं जा पाया, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके दिल में क्या गुजर रही है, मैं कैसे लिखता। और अगर मैं लिखता तो कल्पना ही तो करता, और कल्पना की अपनी अलग उड़ान है, अलग सीमा है। मैं सच नहीं लिख पाता। तो मेरी ईमानदारी, मेरा ज़मीर ये कहता है कि एक दिन उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों से आएगा और उन्हीं अछूतों में से निकल के आएगा जो अपनी व्यथा गाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं कान लगाए आंखें खोले जब तक जीवित हूं उसी तरफ देखता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे मरने से पहले कोई आवाज आ जाए। तो ये बड़े और ईमानदार कवि का या लेखक का विचार है कि मैं जो नहीं कर सकता हूं उसका झूठा दावा नहीं करूंगा। जो इधर करते रहते हैं कि नहीं भाई दलितों से अच्छा तो गैर दलितों ने लिख दिया, उसमें बहुत सुंदर भाषा है, उसमें बहुत अच्छे अलंकार हैं, उसमें ये है वो है। नहीं भाई, सब कुछ है लेकिन सच्चाई नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय की अपनी परिसीमा है और उस परिसीमा में हम सभी बंधे हुए हैं। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि अब हमें अगले सत्र के लिए जाना होगा। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से एक एक छोटा छोटा प्रश्न है, एक एक मिनट का समय दीजिए आप मुझे कि मैम आपने किन किन दलित लेखक को पढ़ा है और आपके सबसे प्रिय लेखक कौन रहे हैं और किसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, ये हम जानना चाहेंगे मैम सभी में से। या आपके प्रिय लेखक या आपकी प्रिय लेखिका कौन सी है मैम? ये तो साक्षात्कार का पहला प्रश्न ऐसे ही होते हैं जब शोधार्थी पूछते हैं आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपके साहित्य, आप किस साहित्यकार से प्रभावित हैं। तो मैंने तो यही कहा, जब मैं स्कूल जीवन में पढ़ती थी तो पंत निराला, महादेवी वर्मा, इन्हीं को पढ़ा था। तो उनका भाषा का सौंदर्य, उनकी वेदना, उनका अपनी भाव प्रवणता, यह भी हमारे लिए हमने सीखा है। और उसके बाद जब दलित आंदोलन से जुड़े, दलित साहित्य से जुड़े, तो अनेक दलित साहित्यकारों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। सबसे पहले 1993 में नागपुर में दलित यानी अंबेडकर फुले दलित लेखक साहित्य सम्मेलन, इस नाम से डॉक्टर विमल कीर्ति जी ने नागपुर में सम्मेलन किया था, जिसमें पहली बार दिल्ली से डॉक्टर महीप सिंह आए थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आए थे, नेमिशराय जी आए थे। आप सभी दलित साहित्यकार वहाँ मौजूद थे। तो इनसे जो बातचीत हुई, चर्चा, ये तो 1993 की बात है। लेकिन मेरी जो कहानियां हैं, कई कहानियां तो 80 के दशक की हैं और ये मैं कहती हूँ कि ये मेरे लेखन, मेरी अंतः प्रेरणा का परिणाम है। आंतरिक कुछ गुण होते हैं, कल्पना शक्ति होती है, यथार्थ को हम देखते हैं, उससे भी हम लेखन करते हैं। तो मेरी कविताएं जो स्वाति बूंद और खारे मोती इस संग्रह की हैं, जिस समय मैं मैट्रिक में थी, कॉलेज में पढ़ती थी, उस समय से भी लिखी है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि किसी का अनुकरण करके ही मैंने ये सब लिखा है, बल्कि जो भाव हमारे मन को छू लेता है, जो घटना हमें प्रेरित करती है, वह भी एक लेखन का विषय बन जाती है। तो स्वाति बूंद और खारे मोती की अधिकांश कविताएं 1970 के बाद की, 70 और 74 के बीच की हैं। मेरी कहानियाँ 80 और 90 के बीच की हैं। जो मेरे नाटक हैं वह भी 80 से 90 के बीच के हैं। लेखन पहले हुआ, प्रकाशन बाद में हुआ, क्योंकि प्रकाशन की सुविधाएं मिल नहीं पाती थी और बस लिखकर वो बंद फाइलों में रह जाता था। तो मेरे प्रिय लेखकों में तो मेरे सभी दलित साहित्यकार भाई हमारे प्रिय लेखक हैं। नेमिशराय जी भी प्रिय हैं, जयप्रकाश करदम जी भी प्रिय हैं, शिवराज सिंह बेचन जी तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को गाइड कर रहे हैं और इतने शोधार्थी अभी दलित साहित्य पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत
खुशी की बात है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से सबसे पहले मुलाकात हुई थी नागपुर में, और उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली है। लेकिन जो प्रेरणा हमारे अंदर से फूट के निकलती है, जो हम खुद भोग रहे हैं, चाहे वो व्यवहार में अपमान, जाति भेद, एक स्त्री का उत्पीड़न, ये सब बातें भी हमारे अंदर से अंकुरित होकर जो फसल के रूप में आती है, वो ज़्यादा प्रभावशाली और प्रामाणिक होती है। जो भी मेरा लेखन हुआ है अंतः प्रेरणा से और मेरे अपनी अनुभव की भोगे हुए सत्य के आधार पर हुआ है। मैं सभी दलित साहित्यकारों को का अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी मार्गदर्शक बने, हमारे लिए प्रेरणा बने। सर, धन्यवाद। करदम सर, आपके प्रिय लेखक या प्रिय लेखिका जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया सर, या कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सर दलित साहित्य में ही हो। देखिए, मुझे जहाँ से मेरे अंदर एक लेखन का कह सकते एक बीज पड़ा, वो मेरे प्रिय लेखक मक्सिम गोर्की हैं, जो रूस के बहुत बड़े लेखक हैं। वाह, बहुत सुंदर सर। और ये मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले मुझे उनका माँ उपन्यास पढ़ने को मिला था, और उसके बाद फिर मैंने, जब मैं मजदूरी करता था तो एक दिन 6 दिन की मजदूरी एक साथ मिली थी, 5 रुपये रोज के हिसाब से मिलता था, तो मैंने उसमें से एक स्टॉल पे से किताबें खरीदी, तो मक्सिम गोर्की की आत्मकथा के 3 खंड मैंने खरीदे, वो पढ़े। वहां से मुझे लगा कि एक लेखक के रूप में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जहां तक दलित लेखन का सवाल है, मैंने सबसे पहली कोई कृति यदि पढ़ी तो मराठी में शंकरराव खरात की आत्मकथा तराल अंतराल को मैंने पढ़ा, और वहां से मैंने एक उस जो अनुभव संसार था मराठी दलित साहित्य का, मैं उससे परिचित हुआ। उसके बाद में तो फिर चाहे दया पवार को भी पढ़ा और भी सारी चीजें पढ़ते रहे, और हम सारी चीजें, लेकिन मुख्य रूप से यदि आप, क्योंकि समय कम है, तो वैसे समग्र रूप से मक्सिम गोर्की ने प्रभावित किया। और दलित लेखन में जो पहली रचना जो मैंने पढ़ी वो शंकरराव खरात की तराल अंतराल पढ़ी। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से लगभग लोगों ने मक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए आप। अब मैं स्वराज जी से जानना चाहूँगा। स्वराज जी तो बड़े लेखक हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, सभी ने बहुत कुछ लिखा है, सभी ने बहुत कुछ लिखा है। माफ़ी चाहता हूँ, इस वाक्य को वापस लेता हूँ। बहुत कुछ लिखने के बाद भी सभी की अपनी अपनी तमाम जीवन में समस्याएं होती है। उस समस्याओं से गुजरने के बाद एक पड़ाव आता है जब हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, और लिखने की हम मन में अपने विचार लाते हैं। सर स्वराज जी, आपको ऐसा कब लगा कि मुझे लिखना चाहिए, और आपको किस लेखक ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? अभी बताते हैं। सुशीला जी, वो 93 का जो सम्मेलन था, आपके घर पर दावत हुई थी, सभी को खाना खिलाया, आपको याद नहीं रहा ना? और हाँ, और उसमें एक व्यक्ति का नाम आपने छोड़ दिया, और मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता कि उस घर की तस्वीर मेरे पास है। किसी दिन छापेंगे, अभी सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, और आपके घर की, उसमें वीर भारत तलवार, उसमें JNU से गए थे। और मैं आपको बताऊं कि वीर भारत तलवार एक काम वहाँ हमारे साथ ये कर रहे थे कि जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, उनसे उनके इंटरव्यू किए जाए और ये पूछा जाए कि क्या परिवर्तन आया। उनकी जिज्ञासा इस तरफ ज़्यादा थी। तो खैर, अब वो बात आई कि भाई किसने प्रभावित किया, कौन सी किताब पहले पढ़ी। हुआ ये था, मैंने इसका जिक्र आत्मकथा में वैसे विस्तार से इन चीज़ों का कर दिया है, लेकिन संक्षेप में मैं बताऊं कि मैं तो भाई गांव में एकदम बाल मजदूर था ही, वो लिखा ही है मैंने। और मुझे तो स्कूल का मुंह देखने का अवसर करीब 18 साल की उम्र में जाके मिला, बाहर ही पढ़ा। और मैंने शायद कहीं ये कहा भी है कि दिल्ली में 1968 में मेरे मौसा जी यहाँ रहते थे, राजौरी गार्डन में, जनता मार्केट में, S3 मकान था, अभी मुझे याद है। और उनके बेटा जो थे वो डॉक्टरी कर रहे थे, MBBS बने और बड़े डॉक्टर बने, हमारे राष्ट्रपति के डॉक्टर भी वो रहे, वो मेरे मौसेरे भाई थे। तो
मेरा जो गुजारा होता था, मेरी यहाँ माँ छोड़ गई थी क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और सौतेले पिताजी भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो मेरी माँ यहाँ छोड़ के गई थी कि किसी तरह से ये पल जाए। तो उसके साथ साथ मैंने मौसा जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि इसे कुछ काम करना पड़ेगा, हम वैसे तो पाल नहीं सकते। तो 2-4 काम ढूंढे, उसमें था एक रगड़ाई की मशीन पर लगाया, तो उसने एक बार उसने ठेकेदार ने चांटा मार दिया, तो उसके बाद वो काम छोड़ दिया। फिर वो निकिल जो होती है लोहे के, उस पर उसमें काम दिया, तो उसमें मेरी 10 उंगलियां कट गईं, वो काम छोड़ दिया। फिर एक जो है अंडे उबाल कर बेचने का काम किया, वो भी खास चला नहीं। एक बार हम दोनों भाई, मौसेरा भाई और मैं, केला बेचते थे। केला बेचने गए तो उसमें क्या होता था कि वो केले नहीं बिके और शाम तक जितने केले मुरझा गए वो हम खा लेते थे, तो उसमें भी सब नुकसान हो गया। तो एक काम मेरा ज़्यादा दिन चला, वो था नींबू बेचने का। उसमें है वो रस के भरे रसीले नींबू, 10 के 2, 15 के 2, हंस के लो भाई हंस के लो, ये कविता उन दिनों बन गई है। और मैं 8 वर्ष का था, ये अंदाजा लगे, 8 दिल्ली से। तो मौसा जी के पड़ोस में एक बाबूजी उन्हें हम कहते थे, मकान मालिक थे, तो उनके बच्चे तो विदेश में थे, उनके पास जो है बैठते थे मौसा जी। तो उन्होंने कहा इस लड़के का एडमिशन करा दो यहाँ, क्योंकि दोपहर तक ये आ जाता है और घर में ही पढ़ता रहता है, इसको अच्छा खासा ये 4-5वें में इसका एडमिशन हो जाएगा। तो मेरा एडमिशन तो करा दिया, लेकिन जिस दिन मुझे जाना था पहले दिन, उस दिन नींबू नहीं बिके। नींबू बिके 2 बजे जाकर, और मैं जब आया तो स्कूल जाने के लिए, तो मौसा जी बोले भैया स्कूल तो तुम्हारे मौसा का घर नहीं है जो जब चाहोगे चले जाओगे, वहाँ तो 12:40 पे पहुँचना होता है। तो मेरा स्कूल खत्म हो गया। तो जब मैं 98 में दिल्ली में स्कूल में टीचर बना था, तब मैंने लिखा, और शायद आत्मकथा के इस पाठ में वो जिक्र भी है, कि दिल्ली ने मुझे विद्यार्थी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। जेएनयू ने मुझे रिसर्च स्कॉलर के रूप में स्वीकार नहीं किया, 3 बार एंट्रेंस पास किया, मुझे नहीं लिया। और अम्बेडकर का नाम सुन के तो सारे मार्क्सवादी भी लगते थे कि भाई उन पर क्या काम करना। तो लेकिन शिक्षक बना और प्रोफेसर बना या हेड बना, ये तो रही इस तरह की यात्रा। पढ़ने की जहाँ तक बात है, जब मैं पढ़ रहा था 10वीं में, तो मैं लाइब्रेरी की तमाम किताबें निकाल के ले आता था। पागल था पढ़ाई के मामले में, और कोर्स से कुछ लेना देना नहीं। तो उसमें बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। नारी नियति और वो उर्वशी, ये बड़ी बड़ी किताबें उस समय कितनी समझ में आती थी ये तो नहीं, लेकिन पढ़ता था और उसके अर्थ पर ढूंढता था। सर प्रभाव बताइए सर। मैं बता रहा हूँ एकदम, तो अभी वहीं पहुँच रहा हूँ। तो हुआ ये कि मौसेरे भाई को जब ये पता चला कि इस तरह किताब पढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये फिर पास कैसे होगा। लेकिन वो जब चंदोसी गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम 10वां पास कर लोगे, हाँ तब तुम्हें इनाम देंगे हम, और तब तक तुमसे कहना यह है कि कोई कोर्स से बाहर की किताब नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा 10वां पास करना बहुत जरूरी है। तो जब मैं पास हो गया, मैंने चिट्ठी लिखी और वो किताबें लेके गए थे। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, अनिल राजमवाले का पूंजीवाद क्या है समाजवाद क्या है, और गोरकी की 2-3 किताबें लेके गए, मेरे विश्वविद्यालय मेरा बचपन। तो जब मैं उस मधुशाला को पढ़ रहा था, बड़ा प्रभावित किया मौसा जी के सामने। तो मौसा जी ने कहा कि इस किताब को तो गुलाब को दे देना। गुलाब हमारे मौसा जी का भतीजा था और वो टेलर था, लेकिन स्वराज को जरूरत नहीं है। तो मौसेरे भाई ये उस समय MBBS कर लिया था इन्होंने, तो इन्होंने मुझे आंख मारी और कहा कि हाँ उसी को दे देंगे। और अगले दिन हम जब स्टेशन आए, तो स्टेशन से उनको दिल्ली आना था और मैं अलीगढ़ वाली लाइन पर जाना था मुझे। तो वहाँ उन्होंने सूटकेस खोला, सारी किताबें मुझे दी और कहा कि गुलाब नहीं पड़ेगा, तुझे पढ़नी है, अब तूने हाई स्कूल कर लिया। तो उन किताबों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बहुत बहुत अब शुक्रिया। उसमें एक किताब नहीं, कई किताबें हैं। किसी ने कम प्रभावित किया, किसी ने ज़्यादा प्रभावित किया। और पढ़ने का शौकीन था तो अनगिनत किताबें पढ़ता रहा। और आर्य समाजी किताबें भी मैंने पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश वगैरह,
चूँकि मेरे गांव में आर्य समाज था, शुरुआत का सुधार और प्रभाव आर्य समाज का था, फिर बाद में कम्युनिस्ट लिटरेचर बीच में आ गया, उस वो काफ़ी सारा। 2 मिनट 1 मिनट और मैम कुछ कहना चाह रही हैं। बस संक्षेप में अपनी बात कहूँगी। जैसा कि जयप्रकाश करदम जी ने, शिवराज जी ने बताया कि इन्होंने बड़े बड़े लेखकों की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, पढ़ने का अवसर मिला, सुविधाएं मिली। मैं इतने छोटे गांव से आई जहां हमें पाठ्यक्रम की पुस्तकें के अलावा कुछ दूसरा मिलता ही नहीं था, और इतना समय भी नहीं, घर में है तो घर के काम और बाकी तो सब स्त्री जीवन का जो है वही सब था। एक अपना अनुभव बांटना चाहती हूँ आप सबके सामने। महाराष्ट्र में इतने दिन रहकर मैं भोपाल अभी 1-2 महीने के लिए 2 महीने से आई हूँ। मैं यहाँ हिंदी साहित्यकारों से मिल रही हूँ, कार्यक्रमों में जा रही हूँ। मैं ये देखती हूँ, जब वो देखते हैं मेरे लेखन के बारे में, सुनते हैं, अरे तुम अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानती हो, अरे तुम गांधी जी को नहीं मानती हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहा है, इतना समाज बदल रहा है, लेखन बदल रहा है, विचारों की दिशा बदल रही है, अभी तक ये क्यों नहीं स्वीकार किया जाता कि अम्बेडकरवादी विचारधारा भी मानवीय विचारधारा है, मानवीय लेखन की विचारधारा है। और गांधी जी महान हैं, हमारे देश की करेंसी पर सब उन्हीं के फोटो हैं, लेकिन गांधी जी की विचारधारा ने जिस समाज का, दलितों में दलित, जो वाल्मीकि समाज है, सफाई कर्मी समाज है, उनका अहित किया है, तो क्या वो अपने उन गांधी जी के बारे में अपने मन की सच्चाई नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता तो लेखन की है। और ये जो विमर्शों का इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं कहूँगी कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श, ये अध्ययन के प्रमुख विमर्श बन गए हैं, और कितने विश्वविद्यालयों में अलग से इन पर अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन केंद्र, स्त्री अध्ययन केंद्र, दलित अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। तो इसकी आवश्यकता है। क्यों है? इस बात को आज की युवा पीढ़ी समझे, आज के वर्तमान ये शोधार्थी विद्यार्थी समझे और उसे आत्मसात करें, मन से स्वीकार करें, तो ये ऐसे सत्र की मतलब सफलता होगी। और जो आपसी मतभेद है, मानसिकता का, विचारधारा को आज वर्तमान समय में खुलकर सोचने की, विचार करने की जरूरत है कि स्त्री विमर्श और दलित विमर्श ये क्यों आवश्यक है, और इस पर केवल दलित और केवल स्त्री ने नहीं बल्कि संपूर्ण समाज ने विचार करना चाहिए। धन्यवाद, मुझे आने का अवसर दिया। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी तन्मयता से इस पूरे सत्र को सुना। आप सभी का विशेष विशेष धन्यवाद। इसके बाद हम अगले सत्र की ओर रुख करते हैं। आप लोग अपने सीट पर इसी तरह से बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।